हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th का एनसीईआरटी का सबसे पहला यूनिट है, ठीक है, या चैप्टर मान सकते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, पहले हम थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अच्छे से देखिए। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि फिजिक्स की एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिजिक्स की एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा पार्ट होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्ज होता है वो रेस्ट में रहता है। किस में रहता है? रेस्ट में। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो चार्ज होता है वो मूव करता है। चार्ज क्या करता है? मूव करता है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज रेस्ट में रहता है। तो चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो हम किसकी कहानी पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक की कहानी पढ़ेंगे। और चार्ज जब मूव करेगा तो किसकी कहानी पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की कहानी पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फिजिक्स का बहुत बड़ी यूनिट है। इसमें बहुत सारे चैप्टर आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। ये कुछ चैप्टर्स इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है? जब चार्ज मूव कर रहा हो तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और चार्ज जब रेस्ट में हो तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। रेस्ट का मतलब चार्ज रुका हुआ होगा। कैसा होगा? रुका हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहला जो इसमें चैप्टर है या यूनिट मान लें, वो है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में। चार्ज की बेसिक चीजें देख लेते हैं। चार्ज क्या होता है ये तो मैं अभी बताता हूं आगे। चार्ज की सिंबल क्या होता है? चार्ज का जो सिंबल होता है वो होता है Q। मालूम ही होगा, क्लास 10 पे पढ़ा होगा, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है क्या? कूलम, ठीक। Q इज इक्वल टू 10th में पढ़ा होगा I इंटू टी होता है, यानी कि एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होगी? एम्पियर। टाइम की क्या होगी? सेकंड। इसी को हम कूलम बोल देते हैं। चार्ज की कभी कभी लिखा होता है 1 मिली कूलम चार्ज। तो 1 मिली कूलम चार्ज होता है 10⁻³ कूलम के। 1 माइक्रो कूलम होता है 10⁻6 कूलम के। और 1 नैनो कूलम अगर लिखा हुआ है तो 10⁻9 कूलम के होंगे। अब जरा देखिए -3 बढ़ता जा रहा है, सीक्वेंस याद रखिएगा। क्या याद रखना? सीक्वेंस याद रखिएगा। तो -3 बढ़ते जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इसकी जो
इसकी एसआई यूनिट तो समझ चुके हैं, कूलम होता है। इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है उसको बोलते हैं स्टैट कूलम। क्या बोलते हैं? स्टैट कूलम। ये क्या होती है? सीजीएस यूनिट होती है। क्या होती है? सीजीएस यूनिट होती है। ठीक है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखिए, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए, अब भैया चार्ज के बारे में क्या पढ़ा है? चार्ज हमने क्लास 10 में क्या पढ़ा है भैया? चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो इनमें दोस्ती होगी, यानी कि इसमें जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। और अगर सेम चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये हमेशा रिपल करेंगे। हमेशा क्या करेंगे? रिपल करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखिए, ऑब्वियस है कि हमारा ह्यूमन नेचर जो है वो अपोजिट नेचर हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। समझ गए? अपोजिट नेचर हमेशा एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और सेम नेचर हमेशा एक दूसरे को क्या करता है? रिपल करता है। अब भैया किसी पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, किसी पर नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? ये कौन सी कहानी बता रहे हो भैया? किसी पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, किसी पर नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? तो भैया क्लास 10 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो 11 में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। केमिस्ट्री में हम लोग क्या देखते थे? हम लोग देखते थे कि जैसे मान लीजिए कोई एटम है, ये एटम है, ये भैया है, ये इनको एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान लीजिए एटम है। अगर ये एटम है, तो देखिए, अगर मैं कहूं कि ये एटम न्यूट्रल है, तो इस पर जो चार्ज जीरो मान लेंगे। अब चार्ज जीरो होने का मतलब क्या है? चार्ज जीरो होने का मतलब है, हमें समझ में क्या आ रहा है यार, इस पे चार्ज जीरो, इसका क्या मतलब? इसका मतलब गुरु ये हुआ कि इस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। भाई तीन चीजें होती है एटम में, एक तो न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये अगर न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब उसमें जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब बुक्स हम लोग पढ़ते होंगे, उसमें लिखा रहता है कभी कभी कि देखिए, अगर मैं कहूं कि इसकी न्यूट्रलिटी को मैं डिस्टर्ब कर दूं, इसकी न्यूट्रलिटी को कैसे डिस्टर्ब करेंगे? डिस्टर्ब करने का मतलब है, देखिए, किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन दे दे। किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन दे ले। और किसी भी एटम पर नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये एटम है, इस और ये दूसरा एटम है मान लीजिए। ठीक, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। कितना इलेक्ट्रॉन दिया? एक इलेक्ट्रॉन। तो इस पर +1 चार्ज आ जाएगा। इसने इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर -1 ही आ जाएगा। भैया जो लेगा उस पर माइनस और जो देगा उस पर पॉजिटिव। ठीक है, मान लीजिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मान लीजिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस पर +2e हो गया। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2e हो गया। इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, +3e हो गया। इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, -3e हो गया। हो गया कि नहीं? ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज तब प्रोड्यूस होगा कब? जब एटम इलेक्ट्रॉन देगा। 1 दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, 500 दे, में कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और अगर ये एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे? तो अब एक चीज हम लोग देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? कभी कभी पूछते हैं, मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। मैं मान लूं जब ये एटम न्यूट्रल था, क्या था?
न्यूट्रल था, तो इस एटम का मास मैं m मान लेता हूं। अब जब इस एटम पर चार्ज आ गया, चार्ज एटम हो गया, इस पर चार्ज आ गया, मान लीजिए इस पर चार्ज आ गया, चार्ज देने के बाद या लेने के बाद, किसी भी एटम पर चार्ज देने के बाद या लेने के बाद इसका मास मान लीजिए m डैश। अब इसी को ले लेते हैं, इसका मास पहले m था, चार्ज दे दिया तो इसका मास m डैश मान लिया। अब m डैश की वैल्यू m से ज्यादा होगी या कम होगी? भैया इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, अंदर से कुछ निकला है ना, अंदर से कुछ निकला है ना, इस बॉडी में से कोई चीज ट्रांसफर हुई है ना, तो इसका मास कम हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? तो नहीं बोलो, इसका मास कम हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए। इसका मतलब m डैश लेस देन होगा m। अब देखिए इस एटम का मास अगर मैं पहले m मान लूं, दोबारा सपोज कर लेते हैं, इसका m डैश मान लूं, मतलब चार्ज लेने के बाद इसका मास m डैश हो गया, तो भैया m डैश m से ज्यादा होगा कि कम होगा? इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसकी बॉडी में कुछ और आ गया है, इसकी बॉडी में कुछ और आ गया है, तो इसका मास बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? इस कंडीशन में m डैश इज ग्रेटर देन m हो जाएगा, m डैश इज ग्रेटर देन m हो जाएगा। अब अगर तुमको निकालना है कि मान लीजिए इसका मास कितना, देखिए मास इतना नेग्लेजिबल होता है, क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो कितना मास कम हो गया, कितना मास कम हो गया? देखिए हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसे लगाएंगे n यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन दिए? मान लीजिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 दिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 किलोग्राम, यानी कि ये हो गया 2, 9 2 18, 18.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 किलोग्राम मास। अगर इसने दिया है तो इसका, अगर इसने दिया है तो इसका मास कितना कम हो गया होगा? इतना। और अगर इसने लिया है तो इसका मास कितना बढ़ गया होगा? इतना ही तो बढ़ गया होगा। भाई इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो मास इसका कम हो गया, इतना कम हुआ होगा, और इतना ही इसका बढ़ गया होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आए तो फिर चुल्लू भर पानी वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। देखो अब देखिए चार्ज की प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। देखिए पहला, चार्ज कम्स विद मास। चार्ज जो होता है वो मास के साथ आता है, मतलब जहां चार्ज होगा वहां मास होगा। भाई कोई पार्टिकल होगा, कोई बॉडी होगी, उस पर चार्ज आएगा तो उस बॉडी का अपना मास तो होगा ना। जहां चार्ज होगा वहां मास होगा, ये जरूरी नहीं है जहां मास हो वहां चार्ज हो, ये जरूरी नहीं है। जहां चार्ज हो वहां, सॉरी जहां मास हो वहां चार्ज हो। जहां चार्ज होगा वहां मास होगा, जहां चार्ज होगा वहां मास होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं जहां मास हो वो चार्ज हो। कोई बॉडी है, मैकेनिक्स में पता था, कोई बॉडी है, जरूरी इस पर चार्ज है, लेकिन अगर इस पर चार्ज है तो बॉडी का मास तो होगा ही ना। मेरी बात समझ में आई? तो चार्ज कम्स विद मास, जहां चार्ज होगा वहां मास होगा। ठीक है, देखिए कंजर्वेशन ऑफ, दूसरी प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज ना तो पैदा किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। टोटल चार्ज किसी भी बॉडी का कंजर्व रहेगा, टोटल चार्ज किसी भी बॉडी का कंजर्व रहेगा। कैसे? भाई जैसे मान लीजिए कि इस बॉडी पर कोई क्यू चार्ज है, इस बॉडी ने चार्ज किसी दूसरी बॉडी को दे दिया थोड़ा सा चार्ज, तो दोनों को जोड़ोगे तो पहली क्वांटिटी आएगी। चलिए एक एग्जांपल लेंगे। रेडियो एक्टिव डीके में हमने पढ़ा हुआ है कि थोरियम जो होता है, थोरियम न्यूक्लियस, वो अल्फा पार्टिकल निकालने के बाद, सॉरी यूरेनियम न्यूक्लियस जो है वो अल्फा पार्टिकल निकालने के बाद थोरियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है।
92 यूरेनियम 238। अब यहां पर चार्ज कितना है? चार्ज है 92e। ये कन्वर्ट हो गया किसमें? थोरियम में। थोरियम क्या होता है? 90 इंटू 234 प्लस 2He4। ये अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले चार्ज कितना था? 92। अब कितना चार्ज हो गया? 90 प्लस 2, टोटल चार्ज कितना हो गया? 92 हो गया कि नहीं? 92 हो गया कि नहीं हो गया? तो इस इक्वेशन से हमको ये समझ में आया कि टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता था। यूरेनियम न्यूक्लियस दो चीज में कन्वर्ट हुआ, थोरियम न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल हीलियम, दो चीजों में कन्वर्ट हुआ, लेकिन टोटल चार्ज देख रहे हैं कांस्टेंट बना हुआ। टोटल चार्ज देख रहे हैं क्या बना हुआ? कांस्टेंट बना हुआ। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें यही बताता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें यही बताता है कि टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कंजर्वेशन। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, तीसरी, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज। अब ये इनवेरियंस ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? चलिए हम इंग्लिश के वर्ड पे नहीं जाते हैं, कुछ चीज समझ लेते हैं कि इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। देखिए इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज को कितनी भी स्पीड दे दो, कितनी भी तेज चला दो, उसकी मैग्नीट्यूड यानी चार्ज के मैग्नीट्यूड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए मैं आपको यहां पर एक चीज बताने जा रहा हूं कि हमने ये सीखा कि चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए चार्ज जो होती है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। जो भी मैटर है, ठीक, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कौन? चार्ज। और मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। तो चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है? चलिए मैं यहां पर आपको डिफरेंस बताता हूं, ठीक है। ये तो पढ़िए ना, चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मैं यहां पर चार्ज लिख देता हूं और यहां पर मास लिख देता हूं। चार्ज लिख देता हूं और यहां पर मास लिख देता हूं। चार्ज को देखते हैं। देखिए हम जानते हैं ना चार्ज क्या होता है? चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स दोनों लिख सकते हैं। मास में क्या लिखता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, ओनली अट्रैक्टिव, ठीक है। दूसरा, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है। मास को कभी जीरो देखा है क्या? मास को कभी नेगेटिव देखा है क्या? मास की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। कैसी मिलेगी? पॉजिटिव वैल्यू। तीसरी प्रॉपर्टी जो मेन है कि चार्ज, मैंने जैसे पहले लिखा हुआ है, चार्ज डज नॉट डिपेंड upon, charge does not depend upon velocity, but mass depends upon velocity. दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि जो बॉडी की शेप पर डिपेंड ना करे, मतलब इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो है कि जिस पर हम रिसर्च नहीं कर सकते। चार्ज पर रिसर्च नहीं की जा सकती, ठीक है ना, चार्ज को देखा नहीं किसी ने, ठीक है। अब देखिए मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। एक इक्वेशन होती है मैकेनिक्स में पढ़ी होगी, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब देखिए
देखिए, अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, देखिए ये v क्या है, v स्पीड ऑफ बॉडी है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और m नॉट क्या है, रेस्ट मास है। रेस्ट मास का मतलब क्या होता है कि जब बॉडी रुकी हुई होगी उस दौरान जो मास होगा उसको हम रेस्ट मास बोलते हैं, ठीक है। बॉडी जब रुकी हुई होगी उस दौरान जो मास होगा उसको हम रेस्ट मास बोलते हैं, ठीक। अब देखिए v क्या है, स्पीड ऑफ द बॉडी। अब देखिए स्पीड पे डिपेंड करती है बॉडी का मास, मतलब स्पीड बढ़ेगी तो चेंज होगा क्योंकि ये वैल्यू चेंज होने लगेगी, स्पीड कम होगी तो भी ये वैल्यू चेंज होने लगी, मास पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बोलिए, ठीक है। ह्यूमन नेचर मतलब जनरल केस में होता क्या है कि अगर जैसे मैं कहूं मैं जब दौड़ूंगा तो मेरी मास पर इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन बहुत माइन्यूट होगा। क्यों? क्योंकि मैं कितनी वेलोसिटी से दौड़ पाऊंगा, ये तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी, इसके कंपैरिजन तो बहुत, मतलब स्पीड ऑफ लाइट, मतलब आप समझ रहे हैं कि 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर कवर कर लेती, तो ये स्पीड क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। तो हमारी v की वैल्यू बहुत कम होती है, इसीलिए हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं और m = m नॉट के हो जाता है। मतलब जो हम रुके होंगे तब जो मास होगा वही मास हमारा दौड़ते समय होगा, तो अप्रॉक्स इक्वल लिखते हैं हम लोग, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, अप्रॉक्स इक्वल लिख देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो बॉडी है, जो मास है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन जो चार्ज है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है चार्ज ऑलवेज स्टे ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज हमेशा सरफेस, जो कंडक्टर होता है उसकी आउटर सरफेस पर जाके स्टे करता है। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए स्फेरिकल कंडक्टर है, ध्यान रखिए, इंसुलेटर नहीं, कंडक्टर के केस में ये होगा। तो अगर हमने इसको चार्ज दिया तो चार्ज इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए क्या होना चाहिए, बॉडी की जो शेप होगी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्म है तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा हर एक पॉइंट पर, मतलब चार्ज डेंसिटी हर जगह सेम रहेगी, चार्ज की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम होगी। ऐसा होता है क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव रिपल करेंगे, दूर आते जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। तो चार्ज कभी भी किसी भी कंडक्टर को देंगे तो कंडक्टर की सरफेस पर वो चार्ज स्टे कर जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। अब जैसे मैं केस ले लूं कि मान लीजिए कि दो कंडक्टर हैं, दो स्फेरिकल कंडक्टर है। एक कंडक्टर हमने ये मान लिया, इसकी रेडियस r है, इसकी भी रेडियस r है। ये सॉलिड स्फीयर है और ये हॉलो है, खोखला है, ठीक है। दोनों की रेडियस अगर सेम है तो दोनों पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि आउटर सरफेस पर रुकता है ना भैया, कहां रुकता है, आउटर सरफेस जितनी यहां होगी उतनी ही आउटर सरफेस यहां होगी। भले ये हॉलो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आउटर सरफेस से फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आउटर सरफेस बराबर है तो चार्ज, मैक्सिमम चार्ज दोनों पर सेम होगा, ठीक है। तो रेडियस अगर बराबर है तो आउटर सरफेस बराबर होगी, तो दोनों पर जो मैक्सिमम चार्ज होगा वो इक्वल होगा। मैक्सिमम चार्ज का मतलब जितना चार्ज ये होल्ड कर सकते हैं, तो दोनों सेम मैक्सिमम चार्ज होल्ड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब जैसे मैं कहूं ये तो यूनिफॉर्म शेप होगी, इररेगुलर शेप अगर है, जैसे मान लीजिए कि ये शेप है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इररेगुलर शेप में क्या होता है, देखिए अगर ये भी कंडक्टर है,
ये भी कंडक्टर है, तीनों कंडक्टर, इंसुलेटर कोई नहीं रहेगा, इंसुलेटर केस अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ये कंडक्टर है लेकिन इसकी शेप क्या है, इर्रेगुलर है। तो चार्ज सबसे ज्यादा कहां पर एक्यूमुलेट होगा, चार्ज सबसे ज्यादा कहां पे जाके रुकेगा, चार्ज सबसे ज्यादा वहां जाके रुकेगा जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, जैसे हम प्रोजेक्टाइल में पढ़ते थे कि जैसे प्रोजेक्टाइल पाथ है, किसी ने कहा यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, तो आप क्या सोचते हो, तो ये पूरी रेडियस निकालेंगे क्या, नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि जैसे ये पॉइंट है, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, तो ये जो छोटा सा आर्क ले लीजिए और ऐसे सर्किल बना लीजिए। अब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए यहां पर हमने एक छोटा सा, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा, छोटा सा पार्ट ले लीजिए, ऐसे स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए, तो इसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। ऐसे में अगर इसकी बात करूं एक छोटे से पार्ट की, तो यहां बना लेता हूं, भैया सर्किल इतना ही तो बनेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए यहां कम होगी। और यहां पर अगर मैं बात करूं, ये पार्ट ले लिया, तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ी है कि नहीं है, तो यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी। अब जैसे हमने इस पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम, तो सरफेस डेंसिटी वहां ज्यादा। देखिए सिग्मा इज इक्वल टू, मैं एक फार्मूला बता देता हूं, क्यू अपॉन ए होता है, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ए का मतलब अगर मैं पाई आर स्क्वायर ले लूं, तो देखिए रेडियस बढ़ेगी तो सरफेस डेंसिटी कम होगी, रेडियस कम होगी तो सरफेस डेंसिटी बढ़ेगी। सरफेस डेंसिटी का मतलब चार्ज बढ़ेगा, सरफेस डेंसिटी का मतलब चार्ज बढ़ेगा, सरफेस डेंसिटी का मतलब चार्ज बढ़ेगा। देखिए यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो यहां पर चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा और यहां पे चार्ज कम होगा। समझ में आ रहा है, यहां पे चार्ज अचानक क्या होगा, ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ज्यादा एक्यूमुलेट क्यों हुआ, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम वहां चार्ज ज्यादा, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम वहां चार्ज ज्यादा। आगे हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस वगैरह जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए, तो कंडक्टर की सरफेस पर जाके चार्ज क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। कंडक्टर की सरफेस पर जाके चार्ज क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखिएगा, अगर चार्ज क्या है, चार्ज अगर रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। कौन प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज अगर मूव कर रहा है, अब मूव करने का मतलब दो कंडीशन रहेगी, कितनी कंडीशन रहेगी, दो। कौन कौन सी, अगर मूव करते समय उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। और अगर चार्ज मूव कर रहा है लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और एनर्जी रेडिएट होगी। ध्यान रखिएगा, एनर्जी का रेडिएशन होगा, एनर्जी रेडिएट होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप इस चैप्टर को आगे जाके पढ़ेंगे, 12th में ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमने क्या सीखा कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अगर मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज अगर मूव कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी और एनर्जी का रेडिएशन भी होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चैप्टर है, आगे जाके आप इसको पढ़ेंगे, इसीलिए ज्यादा मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब अगली प्रॉपर्टी आती है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या बोल रहा है,
सीधा सा स्टेटमेंट है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एन क्या है? इंटीजर। एन क्या है? इंटीजर। एन क्या है? इंटीजर है। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे चार्ज होगा। मतलब किसी भी बॉडी पर चार्ज प्लस माइनस 1 ही हो सकता है, 2 ही हो सकता है, 3 ही हो सकता है, 4 ही हो सकता है, 5 ही हो सकता है। समझ में आया? कभी आपको e/2 या 3e/2 या 3e/4 समथिंग फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा, हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होगा। इंटीजर की फॉर्म में। बात समझ में आई? तो चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। या तो प्लस ई होगा या प्लस माइनस ई होगा। प्लस 2 ही हो सकता है, माइनस 2 ही हो सकता है, प्लस 3 ही हो सकता है, माइनस 3 हो सकता है, प्लस 4 ही हो सकता है, माइनस 4 ही हो सकता है। मतलब प्लस का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। ठीक है ना? प्लस 5 फ्रैक्शन में नहीं हो सकता।